नमस्कार। देश के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करती है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। पेंशन धारकों ने इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों जो पेंशन है उसको लेकर जो 5 मांगे हैं वो पूरी होने जा रही है। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। बड़ी खबर की आपके लिए बात करता हूँ। यानी FMA नेशनल इंक्रीमेंट कम्यूटेशन पेंशन जोखिम भत्ता 7वां सीपीसी वेतन संशोधन और अधिक मुद्दे को लेकर 15/12/2023 को आयोजित स्थायी समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। 405 मांगे पूरी होने को लेकर यहाँ पर आप सभी लिए बड़ी खबर आई दोस्तों। आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो पेंशन धारक पिछली 5 से 7 से इंतजार करे थे, आखिरी घड़ी आ चुकी है। पेंशन धारक को वीडियो के बीच में स्किप ना करें, पूरा जरूर देखिए, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों। आप सभी लिए जो FM ये नेशनल इंक्रीमेंट है, कमीशन पेंशन है, जोखिम भत्ता है, 7वां सीपीसी वेतन संशोधन है, उन मुद्दों को लेकर यानी कि पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आपको यानी कि बता रहा हूं। केंद्र सरकार की ओर से आपकी जो इनको लेकर बोनस है, रिटायरमेंट का एरियर है, FMA है, उनकी जो पेंशन धारकों की जो 5 मांगे वो पूरी होने वाली है दोस्तों। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होने वाली दोस्तों। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आई आपके लिए। क्या बड़ा अपडेट है दोस्तों, आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पेंशन धारकों को वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आप सभी के लिए बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी को बता कि FM ए नेशनल यानी इंक्रीमेंट कमीशन यानी कंप्यूटेशन पेंशन जोखिम भत्ता 7वां सीपीसी यानी सीपीसी वेतन संशोधन और अधिक मुद्दे को लेकर 15/12/2023 को आयोजित यानी स्थायी समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। 400 में 15/12/2023 को अतिरिक्त सचिव PP DOPT की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया। निम्नलिखित कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया दोस्तों। इसके साथ ही श्री शिव गोपाल मिश्रा, सचिव श्री M राघवेया, नेता डॉक्टर N कतरा, श्री JR भोसले, श्री BC शर्मा, श्री कुमार, श्री रूपक सरकार, श्री R, श्री निवास, श्री की तापस बोस जैसो इतने इस मीटिंग में यहाँ पर जो बड़े नेता वो उसमें शामिल थे दोस्तों। आपके लिए यहाँ पर आपका जो नेशनल इंक्रीमेंट है MA को लेकर कम्यूटेशन पेंशन जोखिम भत्ता 7वां कमीशन वेतन आयोग को लेकर यहाँ इतने कर्मचारी 15/12/2023 को जो मीटिंग थी, समिति थी, उसमें इन्होंने यहाँ पर बैठक की दोस्तों आपके लिए। तो आपके लिए बड़ी खबर की बात कर तो आपको बता दूं कि स्टाफ पक्ष की ओर से अध्यक्ष की परिचयात्मक टिप्पणी के बाद निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए। इस बैठक में 13 बिंदुओं पर चर्चा हुई एवं लिए गए निर्णय निम्नानुसार है दोस्तों। एक एक करके पॉइंट के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय वृद्धि संशोधन के पेंशन भोगियों को MA का भुगतान और संशोधनों के कर्मचारी को CCS MA नियमों के दायरे में लाना ऐसा फैसला था। और इसके साथ ही कर्मचारी पक्ष के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के पक्ष में दिए गए उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने की सरकार के फैसले का विरोध किया। हमने मांग की कि SLP वापस ली जाए और सरकार कोर्ट के फैसले को लागू करे। चर्चा के बाद अगर सचिव ने आयुष विभाग को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और संशोधन के कर्मचारी पेंशन भोगियों की कम संख्या को देखते हुए फैसलों को लागू करने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया। और दूसरा पॉइंट यह आ रहा है कि आपको बता दूं कि पहला पॉइंट पूरा हो गया। दूसरा पॉइंट यह आ रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे द्वारा वापस ली गई सुविधाएं एवं रियासतें बहाल करना फैसला। तो आपको बता दें कि कर्मचारी पक्ष ने मांग की कि शुरुआत में कम से कम केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को रेलवे रियासतें दी जानी चाहिए, क्योंकि वे सेवानिवृत्ति के बाद LTC के लिए पात्र नहीं है। अंतरिक्त सचिव ने कहा कि यह सरकार द्वारा तय किया जाने वाला एक नीतिगत मामला है और इसलिए कर्मचारी पक्ष इसे NCJCM की मुख्य बैठक में उठा सकते हैं दोस्तों। दूसरा बड़ा अपडेट आ रहा है। तीसरा बड़ा अपडेट आ रहा है कि पेंशन को आयकर के दायरे से मुक्त किया जाए दोस्तों। पेंशन को आयकर के दायरे में मुक्त किया जाए। युद्ध नायकों की विकलांगता पेंशन को आयकर से छूट दी जाएगी, ये फैसला। तो आपको अपर सचिव ने बताया कि सरकार पेंशन को आयकर के दायरे से मुक्त करने पर सहमत नहीं है। हमने सरकार के इस रूख का विरोध किया दोस्तों।
ये आ रहा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट आ रहा कि जेसीएफ यानी जीपीएफ से जमा लिंक्ड बीमा कवरेज के लाभ में यानी संशोधन फैसला। तो आपको कर्मचारी पेंशन भोगियों के पक्ष में यानी कर्मचारी पक्ष की वास्तविक मांग को निपटाने में व्यय विभाग के असहयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चर्चा के बाद अतिरिक्त सचिव ने इच्छा व्यक्त की गई व्यय विभाग और पेंशन विभाग को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो मुद्दे पर समझौते पर पहुंचने के लिए कर्मचारी पक्ष के साथ बैठक करनी चाहिए। दोस्तों ऐसी भी बड़ा यहाँ पर चौथा पॉइंट आ रहा है। इसके साथ ही पांचवा पॉइंट आ रहा है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की यानी बोनस गणना सीमा में वृद्धि की परिणाम स्वरूप यानी आकस्मिक कर्मियों की बोनस सीमा में वृद्धि का फैसला। आपको बता कि चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि व्यय विभाग सभी मंत्रालयों विभागों को एक परिपत्र यानी जारी कर मतलब कैजुअल कर्मचारियों की संख्या का पता लगाएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। और छठा पॉइंट यह है कि शिकायत निवारण तंत्र में संशोधन फैसला। शिकायत निवारण तंत्र में संशोधन का फैसला। आपको लगा कि कर्मचारी पक्ष ने शिकायत की मतलब पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी की शिकायतों का ठीक से यानी समाधान नहीं किया जा रहा है और इसलिए डीओ यानी PPW और अन्य सभी मंत्रालय में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए और इसकी उचित यानी निगरानी की जानी चाहिए। डीवाई सचिव DOPPW ने बताया कि इस संबंध में DOPPW द्वारा एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अतिरिक्त सचिव ने इच्छा यानी व्यक्त की मतलब कि DOPPW निर्देशों की एक प्रति कर्मचारी पक्ष को भेजी जाए और DOPPW को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशन भोगी की शिकायतों पर समय बंद तरीके से ध्यान दिया जाए और उनका निपटारा किया जाए। कर्मचारी पक्ष का कहना था कि नियमानुसार DOPPW को साल में कम से कम 3 बैठकें यानी करनी चाहिए, लेकिन लगातार समझाने और एजेंडा भेजने के बावजूद कोई बैठक नहीं हो सकी। अतिरिक्त सचिव DOPT ने बताया कि बैठक आयोजित की जाएगी। दोस्तों ऐसा यानी छठा पॉइंट आपसे यहाँ पर DOPPW ने यहाँ पर बताया दिशा निर्देश के मुख्य कारण। दोस्तों और सातवां पॉइंट ये है कि आपको यानी सरकार का कार्यान्वयन केंद्र सरकार को जोखिम भत्ते पर साथ ही CPC की सिफारिशों पर निर्णय कर्मचारी जिनमें रक्षा नागरिक कर्मचारी भी शामिल है ऐसा फैसला। आपको बता कि स्टाफ पक्ष ने तर्क दिया कि जोखिम भत्ता और कठिनाइयां जोखिम मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए और जोखिम भत्ते के भुगतान के लिए छूटे हुए संचालन संगठनों और श्रेणियों को शामिल किया जाना चाहिए। अगर सचिव ने बताया कि रेलवे जोखिम भत्ता समिति की रिपोर्ट मिल गई और इसका अध्ययन किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की जोखिम भत्ता समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। एडीएंस द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया कि रेलवे द्वारा भेजी गई सिफारिश का विश्लेषण किया जाएगा सोल्व किया जाएगा मुद्दा और विविध श्रेणियों के लिए हाई ड्यूटी भत्ते की जांच की जाएगी और ही उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा यानी कि आपसे यहाँ पर 7वां भी पॉइंट आ रहा है और 8वां पॉइंट आप सभी पेंशन धारकों लिए यार आपको कि 12 वर्षों के बाद पेंशन में परिवर्तित है इससे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की बहाली फैसला। 12 वर्षों के बाद पेंशन में परिवर्तित इससे कम्यूटेशन मतलब ऑफ पेंशन की बहाली का फैसला है आपके लिए। आपको बता कि कर्मचारी पेंशन व्यय विभाग के इस स्वरूप का विरोध किया कि कर्मचारी पक्ष को अगले कि वेतन आयोग तक इंतजार करना चाहिए और करना चाहिए और अब ये मांग समय से पहले की है। हमने कहा कि कर्मचारी के पक्ष में हमने कहा कि कर्मचारी पक्ष ने पहले ही 12 वर्षों के बाद परिवर्तित पेंशन की बहाली के लिए पूर्ण औचित्य ने दिया है और DOPPW ने पहले ही 12 वर्षों के बाद परिवर्तित पेंशन की बहाली की सिफारिश कर दी है और इसलिए इस मुद्दे को निपटाने की जरूरत है। चर्चा के बाद अंतरिम सचिव ने इच्छा व्यक्त की कि DOPPW और विभाग को स्टाफ साइड के साथ एक बैठक करनी चाहिए और यदि
और यदि मुद्दा हल नहीं होता है तो इस राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की मुख्य बैठक में यार मुद्दा उठाया जा सकता है दोस्तों। ऐसा बड़े अपडेट यहाँ पर यार 12 वर्षों के बाद जो पेंशन में परिमित हिस्से की जो बहाली आई है उसका फैसला यार 8वें पॉइंट में दोस्तों आया है। और 9वां पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यार कार्यान्वयन में यार एमएसीपी को यार एक 1,12,6 से प्रभावित किया जाएगा फैसला। जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कार्यान्वयन में यार कार्यान्वयन में यार एमएसीपी को 1,12,600 से प्रभावित किया जाएगा, ऐसा फैसला आया। आपको बता कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 2 मामलों में उक्त मामलों को खारिज कर दिया था। केवल सशस्त्र बल कर्मियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अलग निर्णय लिया और रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए निर्णय लागू किया। बाकी कर्मचारियों के लिए मामले की आगे जांच की जाएगी दोस्तों। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कार्यान्वयन में एमएससीपी को लेकर यहाँ पर फैसले लिया है। और 10वां पॉइंट आ रहा है कि 30 जून को सेनावर्ती पर यानी कि सेनावर्ती होने वाले के लिए एक नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा फैसला। जैसो बिल्कुल सोच रहा 30 जून आगे वाली है 2024 वाली 30 जून को सेनावर्ती होने वाले के लिए एक नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो आपको बता कि कर्मचारी पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों के बावजूद इस मुद्दे पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी का विरोध किया और हमने मांग की कि सरकारी आदेश जारी किए जाने चाहिए। अतिरिक्त सचिव ने कहा कि यह मुद्दा विचार के अंतिम चरण में है और डीओपीटी जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेगा दोस्तों आपके लिए। और 11 पॉइंट यार के साथ यानी 7वीं सीपीसी की यानी प्रयोजकता 31/12/2015 को सेनावर्ती लोगों के लिए वेतन रिक्शन लाभ फैसला दोस्तों। मामला सुप्रीम कोर्ट में आपसे यहाँ पर इसको लेकर लंबित है दोस्तों। 11 पॉइंट ऐसा आ रहा है। इसके साथ ही 12 पॉइंट आ रहा है कि पेंशन भोगी के मामले में अनुशासनात्मक मामलों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करना फैसला। तो आपको बता कि कर्मचारी पक्ष ने कहा कि सेनावर्ती कर्मचारियों के कई अनुशासनात्मक मामले सुलझे हैं और 5 से 10 वर्षों की अवधि के लिए लंबित है और इसलिए सेनावर्ती सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक यानी कार्रवाई के लिए एक समय सीमा तय की जानी चाहिए। अतिरिक्त सचिव ने बताया कि मामला डीओपीटी में विचाराधीन है और इस संबंध में जल्दी से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे दोस्तों। ऐसी भी आप सभी यहाँ पर 12 पॉइंट को लेकर पेंशन भोगियों के लिए अनुशासनात्मक मामलों को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही 13 पॉइंट की बात करें तो 13 पॉइंट आ रहा है कि 18 महीने का एरियर का भुगतान का फैसला। जब 18 महीने का एरियर का भुगतान का फैसला, इस मुद्दे की बात करते हैं तो आप सभी को कि डीओपीटी सचिव ने 18 महीने के एरियर पर केंद्र सरकार से बात करने की इच्छा जताई। स्टार साइड ने तर्क दिया कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, ऐसे में बकाया डीए एरियर का भुगतान होना चाहिए। जैसो देश में जो आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो कर्मचारी पेंशनदार को बकाया डीए एरियर का भुगतान होना चाहिए दोस्तों। ऐसे डीओपीटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पर 18 महीने के डीए को लेकर भी यहाँ पर बात चल रही है दोस्तों आपके लिए। इसके साथ ही एरियर का भुगतान होना चाहिए और इस पर डीओपीटी सचिव ने इस मांग को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष रखने का भी सुझाव दिया दोस्तों आपके लिए। जहां 18 महीने के डीए को लेकर भी 13 पॉइंट में आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई। इसके साथ ही अब 13 पॉइंट आपके लिए पूरे हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, उपयुक्त एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा के बाद हमने निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दा आपसे उठाया। उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विकल्प के विषय पर डीओपीडब्ल्यू ओएम दिनांक 3/3/2023 जारी होने के बाद जिन्हें एनपीएस से ओपीएस में रूपांतर के लिए 22/12/2003 से पर जारी अधिसूचना विज्ञापन के आधार पर भर्ती किया गया है। निम्नलिखित विसंगतियों है जिसको दूर किया जाना चाहिए। फील्ड इकाइयों में उपयुक्त ओएम ठीक से लागू नहीं किया जाएगा दोस्तों। ऐसे में आपके लिए यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी पेंशनदार आ चुके दोस्तों। इसके साथ ही आपके लिए नंबर इंग्लिश में यहाँ पर ABC और ABCD के 3 पॉइंट आ चुके दोस्तों आपके लिए। ये 3 पॉइंट क्या है इनके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता कि रेलवे और रक्षा के पूर्व प्रशिक्षु जिन्हें बेचवार वरिष्ठता के आधार पर सीधे भर्ती किया गया था उनके मामले में कोई अधिक सूचना विज्ञापन नहीं है। इसलिए 22/12/2003 से पहले भर्ती के लिए स्वीकृत रिक्तों को अधिक सूचना माना जाएगा। इकाइयों में ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों आपके लिए। ऐसी भी आप सभी बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही बी पॉइंट है
अनुकंपा नियुक्ति के मामले में कहीं भी कोई अधिक सूचना नहीं है और इसलिए उन्हें जारी की गई कॉल्स लेटर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख आदि के आधार पर भर्ती की जाए। यार की भर्ती किए गए कर्मचारी को अधिक सूचना के रूप में यार की माना जाना चाहिए। यह मामला भी अल्प सूचना बना हुआ है। इसके साथ ही सी पॉइंट है, कुछ मामलों में वरिष्ठ कर्मचारी को एनपीएस में रखा जाता है और वरिष्ठ और कठिन यार की कर्मचारी को पुरानी योजना में बदल दिया जाता है। ऐसा यार की एबीसी और 3 पॉइंट है आपके लिए। इसके साथ अगली बड़ी खबर की बात करते उपयुक्त सभी मुद्दों को निपटाने और नियुक्त